नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी जुडिशरी की। यूपी के अंदर यूपी जुडिशरी, यूपी हाई जुडिशरी है, साथ ही साथ यूपी एपीओ भी है। जब हम बात करते हैं यूपी एपीओ के एग्जाम की, तो यूपी एपीओ के एग्जाम के आपके फॉर्म निकल रहे हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। इसी के साथ हम बात करते हैं यूपी हायर और यूपी लोअर जुडिशरी की। यूपी की बात करूँ तो वहाँ लोकल एक्ट्स होते हैं, वो सभी जगह होते हैं। देखो हमारे पास जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो अपने पास 3 तरह के एक्ट होते हैं। पहला एक्ट होता है हमारे पास मेजर एक्ट। सबसे पहला एक्ट होता है मेजर एक्ट, जैसे कि हमारा सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस है ना, बीएनएस, उसको मेजर कहते हैं। एक होता है आपके पास माइनर एक्ट। माइनर एक्ट जैसे पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो होते हैं, ठीक है, आईटी एक्ट, जेजे एक्ट, ये जो एक्ट होते हैं ना, पीसीपीएनडी एक्ट होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वाले जो एक्ट होते हैं, इनको माइनर एक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सब जगह अप्लाई होते हैं। और एक होता है लोकल एक्ट, ये हर स्टेट का अपना अलग होता है। जैसे कि आप देखेंगे यूपी के अंदर तो 6 लोकल एक्ट दे रखे हैं, उत्तराखंड के अंदर एक वहाँ का लोकल दे रखा है, राजस्थान का देखते हो तो राजस्थान के अंदर राजस्थान रेंट कंट्रोल है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, कोर्ट फीस एक्ट है। छत्तीसगढ़ का देखोगे तो छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट है। तो हर जगह अपने लोकल एक्ट भी होते हैं। हम बात करते हैं इस लोकल एक्ट की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि जो रूटीन एक्ट है वो आप सबको आते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब इन लोकल एक्ट के कैसे पढ़े, तो यूपी वाला तो बच्चा फिर भी पढ़ लेगा, क्योंकि वो उसी क्या होता है एटमोसफेयर में पला बढ़ा है, तो उन चीज़ों का नॉलेज है। लेकिन अगर यूपी का एग्जाम देने को दूसरे स्टेट का जाता है तो उसको लगता है यार ये क्या लैंग्वेज है, क्या लिख रखा है। फिर थोड़े बैरिक की लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो फिर भी ईजी है, क्योंकि जो भी सरकार बनाती है वो एज इट इज छपता है। हिंदी मीडियम में क्या होता है कि वो ट्रांसलेट होती है, तो सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हमेशा रहता है, तो थोड़ा कोशिश करें हिंदी वाले कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट करें। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम एक एक्ट लेके आए आपके सामने, जो कि यूपी हायर जुडिशरी और यूपी लोकल जुडिशरी, लोअर जुडिशरी दोनों में काम आती है। यूपी हायर जुडिशरी में प्री प्लस मेन दोनों में आता है, और यूपी लोअर जुडिशरी के अंदर सिर्फ मेन के एग्जाम में आता है। तो एक्ट का नाम है हमारे पास जो बात करता है, और एक्ट है आपके पास द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइजेस टेनेंसी एक्ट 2001। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? प्रीमाइजेस। किसकी बात करा? प्रीमाइजेस की। ठीक वैसी बात करती हूँ मैं आपके, तो हिंदी वाले अपने पास आता परिषद अधिनियम। तो ये प्रीमाइजेस एक्ट जो है ना, ये इंडिया के सारे स्टेट में आता है, बट इसका नाम अलग हो जाता है। इसी प्रीमाइजेस के लिए आप एमपी में चले जाओ तो उसका नाम अकोमोडेशन एक्ट हो जाता है। इसी प्रीमाइजेस के लिए आप छत्तीसगढ़ में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, ये रेंट कंट्रोल एक्ट बन जाता है। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप देखोगे अरे बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो पढ़ने का वे हमेशा सेम रहता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस कानून के बारे में। कानून क्या है, उसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई भी नया कानून अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, उसको याद कैसे करना है। तो चलिए आ जाइए सभी जने, अपने पेन पेपर निकाल लीजिए, लिखिए सभी जने। तो यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइजेस टेनेंसी एक्ट 2021, एक्ट नंबर इसका 16 है। कितना एक्ट नंबर है? 16। इसको याद करना पड़ेगा, नो ट्रिक। क्यों? क्योंकि 2 करोगे तो 5 होते हैं, तो 16 तो वैसे नहीं होते, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका एक्ट नंबर 16 है। आप कहेंगे क्यों? प्री के एग्जाम में यहाँ नाम से लेकर एक्ट नंबर से लेकर लास्ट तक कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टोटल चैप्टर इसके अंदर 7 है, टोटल सेक्शन इसके अंदर 46 है, 2 इसके अंदर शेड्यूल दी गई है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखते हैं शेड्यूल है, उसमें 12 दी गई है। जिस तरह से आप BNSS देखते हैं उसमें 2 शेड्यूल दी गई है। CPC में भी एक शेड्यूल है, पता है आप लोगों को? CPC में सेक्शन है 1 से 158, और देन एक शेड्यूल है, वो जो है ना ऑर्डर 1 से 51, वो शेड्यूल में दिए गए हैं। तो शेड्यूल हमेशा काम की होती है, प्री के एग्जाम में सवाल भी बनाती है। देन आता कमेंसमेंट इसका कब हुआ? 11 जनवरी को हुआ था 2021। एक्सटेंड इसका होल ऑफ यूपी के अंदर है। तो जब भी कोई कानून पढ़ना, सबसे पहले उस कानून का नाम, उसका एक्ट नंबर, उसका कमेंसमेंट डेट, टोटल चैप्टर और सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 जैसा सबका है वैसे इसका प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। चैप्टर 1 कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा एक्सटेंड कब हुआ, मेरा कमेंसमेंट कब हुआ, मैं कहाँ का अप्लाई होगा, मैं कहाँ का अप्लाई नहीं होगा, और डेफिनेशंस बताता है। तो आप देखना जब भी कोई कानून आप पढ़ोगे तो सबसे पहले उसका प्रीलिमिनरी निकाले, तो उसको देखिए। अब देखिए यूपी वालों, हम स्पेशली यूपी के लिए आए, तो यूपी हायर जुडिशरी और यूपी लोअर जुडिशरी। जैसे आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आज से आपको पढ़ना शुरू करना है। आजकल परसों जब भी देखो, जिस दिन देखो उस दिन पढ़ना शुरू करना है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको अपने टेबल पर रखना है। टेबल पर रखने के बाद आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट खोलना है और उन सबके आपको प्रीलिमिनरी निकालना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन BNSS का चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी निकलेगा। तो CPC में नहीं निकलेगा, क्योंकि वो चैप्टर पार्ट 1 नहीं है, वो उसके पहले ही है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पार्ट में नहीं है। तो उससे क्या होगा, इस बहाने सारे एक्ट के नाम आपको बताओगे, उनकी प्रीलिमिनरी आपको पता होगी और कहाँ से कहाँ होगी, तो एटलीस्ट एक्ट खुलेंगे।
मुझे पता अभी हाल ही में एक स्टूडेंट ने हमारे एडीजे का कोचिंग ज्वाइन किया, 2-3 महीने हो गए। हम पढ़ रहे थे तो मेजर चल रहे थे, तब तक आराम से पढ़ रहे थे। फिर उसने बीच बीच में दूसरे एग्जाम भी दे रखे थे। फाइनली सारे एग्जाम दे दिए तो उसने कहा ठीक है मैं एडीजे ही बनूंगी मैम, अब मैं कुछ नहीं करना है। तो उसने बैठ के लिस्ट बनाई तो उसको पता चला कि राजस्थान एडीजे में उसके पास 23 सब्जेक्ट तो अभी तक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस तक कभी पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। तो इससे सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जब आपको सारे का प्रीलिमिनरी निकालना है तो एटलीस्ट आपका पूरा सिलेबस आपके पास होगा। कोई भी किताब कोई भी बैरिक कम पढ़ रहा है तो आप मार्केट से उसको खरीद के लाओगे कि भैया पहले सिलेबस तो पूरा कर लूँ मैं मेरा, फिर मुझे इससे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सिलेबस होना, आप स्कूल पढ़ने जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, नया सेशन शुरू होता है। अब तो सेशन के ड्यूरेशन बदल गए। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो 1 जुलाई से हमारा सेशन शुरू होता था, हम बहुत खुश होते थे। वो किताबें लाते थे तो उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। सबसे पहले पूरी किताबें आती थी, फिर उसके साथ उसकी नोटबुक्स यानी जिसको हम कॉपी बोलते थे, पापा कॉपी लेकर आते थे, फिर हम उनके कवर चढ़ाते थे। और जुलाई और अगस्त, बहुत 15 अगस्त तक बहुत अच्छे दिन निकलते थे। वो सारी नई नई लगती थी, खुशबू आती थी। मतलब एक लगाव जो था ना उस समय किताबों से, वो अब नहीं है। अब हम बड़े हो गए, समय नहीं मिलता है, आधी किताबें आ रही है, आधी बाद में ले लेंगे, पहले ये कवर कर लेते फिर वो कर लेंगे, लाइक। तो कोशिश करें जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपके पास सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है चैप्टर 1 में हूँ प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। चैप्टर 2 कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, इस एक्ट में क्यों आए हो? भैया किराए के लिए। तुम मुझे अपना मकान किराए पे दो, मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी, मैं तुम्हें रेंट दूंगी पर मंथ। तो इसको कहते हैं, इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं टेनेंसी, किराएदारी। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन का नाम होता है। तो जब एक बंदा, जैसे हमने कोई सामान बेलमेंट किया तो बेलमेंट बोलेंगे, मॉर्गेज किया तो मॉर्गेज बोलेंगे, लीज किया तो लीज। ठीक वैसे ही जब आप मुझे अपना घर देते हो और मैं बदले में रेंट देती हूँ तो इस ट्रांजेक्शन को बोलते हैं टेनेंसी। तो आई किराएदारी 4 to 7 कह रहे किराएदारी है सर, हाँ किराए मकान पे देते हैं, तुम पैसा देते, तो ये हमारे बीच का ट्रांजेक्शन कैसा है, टेनेंसी, किराएदारी है। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। तो चैप्टर नंबर 2 कहता मैं हूँ आपकी टेनेंसी, मैं हूँ आपकी किराएदारी 4 to 7। अब जब किराएदारी का ट्रांजेक्शन शुरू हुआ तो एक दूसरे को क्या देना पड़ेगा, पैसे, रेंट। ठीक है, तो ये आपका रेंट आया सेक्शन नंबर 8 से 11 तक। अब देखिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें क्या देना पड़ता है, कंसीडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट सी से कंसीडरेशन, ठीक वैसे टेनेंसी, किराएदारी से आया किराया। तो किराएदारी के ट्रांजेक्शन में, टेनेंसी के ट्रांजेक्शन में क्या करना पड़ता है, तो टेनेंसी के जो ट्रांजेक्शन्स होता है उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो है आपको करना पड़ता है क्या बोलते हैं, रेंट देना होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन में आपको देना होता है कंसीडरेशन। तो चैप्टर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। चैप्टर नंबर 2 कहता ये हमारे बीच होती है टेनेंसी, जो बात करता है 4 to 7। और चैप्टर 3 कहता है ये रेंट दे दीजिए, सेक्शन नंबर 8 से लगाकर सेक्शन नंबर 11। अब जब टेनेंसी हो गई, रेंट दे दिया, अब आप बन गए टेनेंट, मैं बन के टेनेंट, आप बन के लैंडलॉर्ड। तो आप लैंडलॉर्ड है, मैं टेनेंट हूँ। आपने अपना प्रीमाइसेस मुझे दिया रहने के लिए, मैं वहाँ रह रही हूँ। आपने मुझे फैसिलिटी दी, मैंने बदले में रेंट दिया। तो हम दोनों के कुछ राइट्स होंगे, हम दोनों की कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी। आप मेरे से किराए भी ले रहे हो, सुविधा नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको किराया दे रही हूँ पर आपके मकान को खराब कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जब हम दो लोगों ने एक दूसरे से टेनेंसी का ट्रांजेक्शन किया तो हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ होंगी। ठीक वैसे ही जैसे कि मॉर्गेज और मॉर्गेजी की होती है, लेसर और लेसी की होती है, पॉनर और पॉनी की होती हैं। तो जैसे वहाँ पर लाइबिलिटीज और ड्यूटीज होती है वहाँ यहाँ पर भी है। तो चैप्टर नंबर 4 कहता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, जो बात करता है आपके पास सेक्शन नंबर 12 से लेकर 20, सेक्शन नंबर 12 से 20 तक। तो आता आपके पास हिंदी में इसका पूरा नाम क्या दे रखा है आपके, भूस्वामी और किराएदार के अधिकार, उनकी बाध्यताएं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, से यही लिखा हुआ है इसके अंदर। तो चैप्टर 1 में हमने प्रीलिमिनरी को बुलाया, चैप्टर 2 में हमने टेनेंसी किया, चैप्टर 3 में मैंने आपको रेंट दिया, और चैप्टर 4 के अंदर दोनों की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिसाइड होंगे। नाउ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कहता है कि आप लैंडलॉर्ड हैं, मैं टेनेंट हूँ, आप मुझे कब यहाँ से निकाल सकते हैं धक्के देकर, और जब आप मुझे धक्के देते हो तो उसमें मेरी गलती होनी चाहिए, और जब मेरी गलती नहीं होगी तो मैं आपसे रिकवरी भी कर सकती हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन, यानी यहाँ मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है कि मुझे जब मर्जी हो मकान मालिक धक्के देके नहीं निकाल सकता। ये क्या कर रहा है, मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय लैंडलॉर्ड, यहाँ पे दोनों बातें। जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 आपकी दो बातें करता है। पहली बात करता है आपके एविक्शन की, और दूसरी बात करता है आपकी रिकवरी की। तो जहाँ आपके पास वर्ड आया एविक्शन, तो एविक्शन किसका होता है, धक्के देके किसको निकालते हैं, टेनेंट को। तो ये चैप्टर कहता है कि भैया टेनेंट को एविक्शन से प्रोटेक्शन दिया जाए, टेनेंट को एविक्शन से प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी का जब मर्जी निकाल दोगे बेचारा कहाँ जाएगा सामान लेके अपना।
ठीक वैसे ही नंबर 2 यहाँ पे कहता है रिकवरी ऑफ पोजीशन, यानी आप लैंडलॉर्ड हो और मैं टेनेंट हूँ और मैं याद हूँ और आप अपना वापस मकान चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रिकवरी करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में दोनों बातें, इस चैप्टर के अंदर दोनों के फायदे दिए गए हैं कि अगर टेनेंट को बिना उसकी डिफॉल्ट की वजह से उसको निकालते हैं तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, और नंबर 2 कहता है कि अगर यहाँ पे लैंडलॉर्ड को अपना घर वापस चाहिए तो उसको दिलाया जाए। तो चैप्टर नंबर आपका 5 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट अगेंस्ट एविक्शन, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय लैंडलॉर्ड। तो दोनों यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 21 से 29। तो चैप्टर नंबर 1 कहता मैं हूँ प्रीलिमिनरी 1 2 का 3। चैप्टर नंबर 2 कहता मैं हूँ आपका टेनेंसी, जो बात करता 4 to 7। चैप्टर नंबर 3 कहता है रेंट दे दो 8 to 11। तो चैप्टर 4 कहता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी सुन लीजिए अपनी अपनी, तो बात करता है 12 से लगा के 20। तो चैप्टर नंबर 5 कहता है एविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन। देखो कितना बड़ा था, आपने शॉर्टकट बना लिया, एविक्शन और रिकवरी ऑफ पोजीशन। एविक्शन किसके रिलेटेड है, टेनेंट के, और रिकवरी ऑफ पोजीशन किसका, लैंडलॉर्ड का है। कहाँ से कहाँ तक, तो बात करता है सेक्शन 21 से लेके 29 तक। देन आता आपके पास चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर 6 कहता है कि हो गई आपके मेरे बीच में झगड़ा हुआ, मैं कहती हूँ मैं एविक्शन करूंगी, तुमने कहा प्रोटेक्शन लूंगी, मैं कहती हूँ मुझे रिकवरी पोजीशन करना, तुमने कहा मैं दूंगी नहीं, आपके मेरे बीच में झगड़ा। तो भागे भागे झगड़े के लिए कहाँ जाएंगे, जब मैंने आपको मुक्का मारा आपके ब्लड निकला तो कहाँ गए अपन, बीएनएस में। जब मैंने आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच हुआ, तो कहाँ गए, सीपीसी के अंदर। और यहाँ पे जब आपके मेरे बीच में झगड़ा होगा तो कहाँ जाएंगे, रेंट अथॉरिटी के पास। तो इसीलिए जब मैं कोर्ट की डेफिनेशन की बात करती हूँ तो कोर्ट हमारे पास कितने हो जाते हैं, सिविल कोर्ट हो जाता है सिविल मैटर के लिए, क्रिमिनल कोर्ट हो जाता है क्रिमिनल मैटर के लिए, रेवेन्यू कोर्ट हो जाता है रेवेन्यू मैटर के लिए, फिर होता अथॉरिटी, ये आगे देखो रेंट अथॉरिटी। तो आइए इसी बातों में एक चीज़ निकल के आई, कोर्ट की डेफिनेशन। तो कोर्ट की डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं, तो कोर्ट की जब आप वाइड डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ आता है सिविल कोड, और इसकी डेफिनेशन ये वाली जो बता रहे ना, ये अपने BNSS में भी दे रखी है। ये अपने जो भी क्या बोलते हैं कोर्ट फीस एक्ट होता है, इंडियन कोर्ट फीस एक्ट जो है, या राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट है, उनमें भी दे रखी है कोर्ट की डेफिनेशन। ठीक है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फिर आता है ट्राइब्यूनल, सुना होगा ट्राइब्यूनल के बारे में आपने। चौथा आता है रेवेन्यू कोर्ट, और 5वां आता है आपके पास अथॉरिटी। ठीक है, तो सिविल कोर्ट सीपीसी में देखते हैं, क्रिमिनल कोर्ट BNSS में देखते हैं, रेवेन्यू कोर्ट लैंड रेवेन्यू जो एक्ट्स होते हैं हर स्टेट के उसमें देखते हैं, फिर ट्राइब्यूनल्स जैसे मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल होता है आपके पास, है ना, जैसे आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल होता है आपके पास, फिर आता अथॉरिटी, ये जैसे पंचायत की अथॉरिटी वैसे रेंट अथॉरिटी होती है। तो ये सब अपने आप में क्या है, कोर्ट है। ठीक है, ये सब इनकी जो पावर होती है वो कोर्ट की तरह होती है। तो चैप्टर नंबर आपका 6 कहता है रेंट अथॉरिटी होगी, फिर रेंट अथॉरिटी भी काम करती है, रेंट ट्राइब्यूनल भी। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, छोटा अथॉरिटी जो छोटे लेवल पे काम करेगा रेंट अथॉरिटी का, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा रेंट ट्राइब्यूनल होगा। तो यहाँ पे देखो ट्राइब्यूनल भी आ गया, अपने देखो अथॉरिटी ट्राइब्यूनल दोनों आ गया। फिर आते दियर पार्ट्स एंड अपील्स, तो रेंट अथॉरिटी होगी, फिर उसमें जाएंगे आप फर्स्ट स्टेज पे, वहाँ आपका काम नहीं तो रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, अपील करोगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो चैप्टर नंबर आपका 6 कहता है रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्राइब्यूनल एंड पार्ट्स ऑफ एन अपील्स। हिंदी वाले किराए प्राधिकरण क्या है, किराए अधिकरण क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है, उनकी अपील कैसे होगी, सेक्शन नंबर 30 से 36। याद करना भी इजी है, 30 है, ये आपका 30 है, इसके ऊपर टुच्चकण बना दो 36 बन गया, खुद ही याद हो गया। तो सेक्शंस के टाइटल याद होने चाहिए। अब बच्चे कहेंगे अरे मैडम सेक्शन के टाइटल क्यों याद करना जरूरी, एग्जाम में थोड़ी आता है। तो भाई और बहनों पुराने पेपर उठाओ जगह जगह के, आपको देखेंगे अभी उत्तराखंड में भी आया था। चैप्टर्स पूछ लेते हैं, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है पूछ सकते हैं, चैप्टर की नंबरिंग पूछ लेते हैं। MPADJ के अंदर लास्ट जो भी एग्जाम हुआ था MPADJ का प्री का, उसमें पूछ लिया था कि डिक्लेरेशन का चैप्टर कौन सा है, तो SRA के अंदर। तो चैप्टर्स के नंबर कुछ देखो, एग्जाम का मतलब क्या है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते, इसी को तो एग्जाम कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट ही चीज़ें पूछनी होती तो ग्रुप डिस्कशन ही हो जाता। अपन देखते हैं कई ऐसी नौकरियां होती हैं गवर्नमेंट के अंदर जैसे जैग वगैरह के, वहाँ पे आपका क्लेट PG अगर आपका पास क्लियर है तो बस ग्रुप डिस्कशन होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओ। लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर एग्जाम पास करना पड़े, और एग्जाम का मतलब होता है आपका बैरेक का पेज 1 से लेकर लास्ट पेज तक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है अथॉरिटी को बुलाओ, ट्राइब्यूनल को बनाओ और उनके पार्ट्स और उनके अपील्स के बारे में बताओ, जो बात करता है सेक्शन नंबर 30 से 36। और चैप्टर नंबर 7 कहता है मैं हूँ मिसलेनियस। आप जब भी कोई कानून पढ़ोगे तो आपने एक चीज़ तो नोट की है, हर कानून का लास्ट आता है मिसलेनियस।
ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 37 से 46। मेरे मुंह से एक शब्द निकला, हर कानून का लास्ट आता है मिसलेनियस, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप का लास्ट में मिसलेनियस नहीं है, बट स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी है। तो जनरली एक्ट के अंदर स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी से होता है, लास्ट मिसलेनियस से होता है। जैसे कि आप जाके देख सकते हैं BNSS, चैप्टर 1 उसका प्रीलिमिनरी और चैप्टर 39 उसका मिसलेनियस है। तो आपका दूसरा होमवर्क है कि आपको बैठ के देखना है मिसलेनियस किस किस का है और कहाँ से कहाँ तक है। इसी बीच जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीलिमिनरी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चैप्टर है जहाँ पे मिसलेनियस है, वो चैप्टर, उसको चैप्टर नहीं और पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो आप देखना पार्ट नंबर 19 जो बात करता है 361 से 367 वो मिसलेनियस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 कहता है मैं आपका प्रीलिमिनरी हूँ, तो चैप्टर नंबर 2 कहता है टेंडेंसी करे क्या, चैप्टर 3 कहता है रेंट देगी क्या, चैप्टर 4 कहता है फिर राइट्स और ऑब्लिगेशन भी डिसाइड कर लेते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 कहता है एविक्शन हर वक्त नहीं होगा और जब रिकवरी की जरूरत है तुम रिकवरी करोगे, तो चैप्टर 6 कहता नहीं किया तो रेंट अथॉरिटी के पास जाऊँगा, रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाऊँगा, और चैप्टर 7 कहता भैया मैं तो मिसलेनियस, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सुंदर सा लिखना है और 5 टाइम रिवाइज करना है, विथ सेक्शन आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस एक्ट को याद करने का तरीका आपको मिल गया। अब आते हैं इस एक्ट के अंदर समझते ये एक्ट कहता क्या है। तो जल्दी से सभी जने अपने अपने बैरेक निकाल लीजिए, क्योंकि ये एक्ट आपको इसलिए जल्दी याद हो जाएगा कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो आप अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो इस एक्ट के अंदर आता है सेक्शन 1 कहता है मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, मैं एक्सटेंड हूँ, एप्लीकेशन है कमिसमेंट की बात करता है, तो शॉर्ट टाइटल हर एक एक्ट का होता है, कमिसमेंट हर एक्ट का होता है, कौन कहाँ कैसे अप्लाई होगा उसका एक्सटेंड भी होता है। सेक्शन 2 कहता है मैं हूँ आपका डेफिनेशन क्लोज, किसकी बात करता है, डेफिनेशन क्लोज। देखिए जैसे ही आप किसी कानून की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वैसे उस कानून का मीनिंग समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज में थे, जब 11-12 करते थे तो आपको क्या पता लॉ क्या होती है। फिर जिसने 12+ किया लॉ, मतलब 5 ईयर्स वाला, किसने ग्रेजुएशन के बाद किया था, जब वो लॉ के अंदर आया तो लॉ को सीखा, लॉ क्या होता है सीखा, तो उसके लिए उसको पढ़ना पड़ा। ठीक वैसे जब आपको कभी भी कोई केस आपके पास आता है रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू, है ना, या फिर प्रीमाइजेस एक्ट के लिए, तो आपको सबसे पता चलना चाहिए हु इज़ ए लैंडलॉर्ड, हु इज़ ए टेनेंट, प्रीमाइजेस क्या होता है, प्रीमाइजेस में क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए होटल में जाके आप रुके और आपने रेंट दिया होटल का, या महीने का किराया हमारा होता है 5,000 रुपये, कभी कभी होटलों में एक दिन का किराया 10,000 रुपये होता है, तो एक दिन के रुकने के 10,000 है और वहीं किसी के घर में कमरा लेकर को 5,000 में पूरा महीना मिल जाता है। तो होटल में जो कमरा किराया लिया और उसमें अगर कोई एविक्शन करना है, आपको धक्का दे के निकाल दिया, उसकी रिकवरी करनी है, तो क्या टेनेंसी एक्ट में आओगे? नहीं। लेकिन आपने तो कहा मैंने तो किराया दिया है ना होटल का, होटल में भी तो आप पैसे देते हो नहीं देते हो, तो किराया तो दिया, वहाँ पर भी वैसे बस में जाते हो उसमें भी किराया देते हो, तो क्या वो बस आपकी हो जाएगी, आप पूरा महीना रुक सकोगे? नहीं। तो हर एक एक्ट का अपना अलग अलग है, तो वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो रेंट है वो रेंट किससे रिलेटेड, कौन से प्रीमाइजेस इंक्लूड होंगे कौन से नहीं। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? सेक्शन नंबर 2 में। डेफिनेशन ए कहता फोर्स मेजर्स क्या होंगे, अनिवार्य ऑब्लिगेशंस क्या होंगे। बी कहता हु इज ए लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड में कौन कौन आएगा, लैंडलॉर्ड में मैं आऊँगी, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे सक्सेसर आएंगे या नहीं आएंगे। क्या कह रही बेटा? एक बजे से क्लास थी मैम जी इसकी मेरी। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर लैंडलॉर्ड में आपके पास क्या क्या आएंगे क्या क्या नहीं, तो उसकी यहाँ पे बात होती है। देन आता है आपके पास थर्ड कहता प्रीमाइजेस, प्रीमाइजेस में क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं। जैसे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रीमाइजेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, तो आप देखो इसमें प्रीमाइजेस के अंदर आपके वही होटल नहीं आती हैं, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं हॉस्टल भी इसके अंदर नहीं आता है। फिर डी कहता प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी मैनेजर कौन कौन होगा, प्रॉपर्टी मैनेजर किसको कहा जाएगा। ई कहता रेंट अथॉरिटी कौन होगी, उसका सेक्शन 30 के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी। एफ कहता रेंट ट्राइब्यूनल कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। जी कहता रेंट पेबल कैसे होगा, आपको रेंट कैसे देना, सेक्शन 8 बताएगा, बाई केस दे सकते हैं, बाई चेक दे सकते हैं। एच बताएगा सब टेनेंट, क्या आपने मेरा मकान रेंट पे लिया है तो क्या आप आगे सब टेनेंट पे दे सकते हो, क्या आप अपनी मर्जी से दे सकते हो या लैंडलॉर्ड की परमिशन मैंडेटरी है। यदि आप लैंडलॉर्ड की परमिशन नहीं लेते तो क्या लैंडलॉर्ड आपको एविक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है। देन आता है एच कहता है सब टेनेंट। फिर आई कहता है टेनेंसी एग्रीमेंट करेंगे, टेनेंसी एग्रीमेंट जो है रिटर्न में किया जाएगा, ऑरल टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट एक कहता है सेक्शन 9 कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी कर सकते हैं रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लिख दिया रिटर्न तो पहली प्रायोरिटी रिटर्न होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 कहता है कि भैया 9 तो कहता है ऑरल और रिटर्न हो सकता है, 10 कहता है लेकिन जहाँ कभी कहीं पर भी मेंशन किया गया है कि रिटर्न इज ए मैंडेटरी तो वहाँ ऑलवेज रिटर्न होगा, फिर वहाँ पे ऑरल काम नहीं आएगा। और देन आता जे कहता हु इज ए टेनेंट, और टेनेंट में कौन इंक्लूड है, क्या उसकी वाइफ आती है क्या, क्या उसके बच्चे आते हैं क्या, क्या टेनेंट में वो बंदा आता है क्या जिसको एक बार कोर्ट ने निकलने का ऑर्डर दे दिया, खाली करो सूबी का घर जाओ यहाँ से, फिर भी आप नहीं गए, 3 महीने से वहाँ बैठे हो, तब आप टेनेंट कहलाओगे या नहीं कहलाओगे, या ट्रेसपासर कहलाओगे। सबसे बड़ी बात है एक टेनेंट
कब ट्रेसपासर बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक टेनेंट कब ट्रेसपासर बन जाता है, क्योंकि वैसा टेनेंट है लेकिन जब कोर्ट ने आपको यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया, उसके बाद भी आप कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हो, तो कोर्ट क्या करेगा, आपको यहाँ से हटाएगा। आप नहीं जाते हो तो उस दिन से आप यहाँ पे ट्रेसपासर बन जाते हो, जो कोर्ट आपके खिलाफ डिक्री दे देता है, ऑर्डर दे देता है। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन है। फिर आगे चलते वापस आ जाओ अपने बैरक के इंडेक्स के अंदर। सेक्शन नंबर 3 कहता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइजेस, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दे रखा है वहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए उनकी चीज़ों के लिए खुद का एक्ट बना हुआ होगा। चैप्टर 2 कहता है मैं हूँ टेनेंसी। सेक्शन 4 कहता है टेनेंसी एग्रीमेंट बना लीजिए, आइए रिटर्न में बनाते हैं, दोनों पार्टी मिलकर बनाती है। 5 कहता है पीरियड ऑफ टेनेंसी कितनी होगी, पार्टी डिसाइड कर लेती है। 6 द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो आपके सर्वाइवर को क्या क्या राइट्स मिल जाएंगे। 7 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन सबलेटिंग, आप टेनेंट की परमिशन के बिना सबलेट नहीं कर सकते, अगर टेनेंट परमिट करेगा तो आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब देखो ये चारों बातें, ठीक है, ये जो 4 मैंने अभी आपको क्या बताए, टाइटल्स बताए सुबह, इन चारों को अभी अपने डेफिनेशन क्लोज में देखा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी भी कानून की पढ़ाई करनी है तो डेफिनेशन क्लोज आपका रटा हुआ होना चाहिए। यदि आपने डेफिनेशन क्लोज रट लिया तो समझ लीजिए वो कानून आपको समझ में आ गया, क्योंकि डेफिनेशन में उसकी मीनिंग दे रखी है, आप उसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रेंट पेबल कब से होगा, कब से देना है, किस डेट से डिसाइड होगा, कैसे दिया जाएगा। 9 कितना रिवीजन ऑफ रेंट, जब जब इंप्रूवमेंट्स होंगे रिवीजन होगा, एवरी ईयर रिवीजन होगा, कितना परसेंटेज होगा, उस परसेंटेज से आपने एक्सेस अगर किया, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग अगर रिटर्न में आपका अग्रीमेंट है तो आपका ये एक्ट अप्लाई होगा और आप उतना ही रेंट दे पाओगे जो कि इस एक्ट में लिखा हुआ होता है। उसे एक्सेस करते तो वॉइड हो जाता है, वो मेन रेंट माना जाएगा, बाकी का वॉइड कर दिया जाएगा। देन 10 कहता है रेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द रिवाइज रेंट इन द केस ऑफ अ डिस्प्यूट। जनरली लैंडलॉर्ड और टेनेंट मिलकर ही अपने रेंट को रिवाइज कर लेते हैं, बट जब भी इनके बीच में डिस्प्यूट होगा तो भागे भागे उसको किसके पास जाना पड़ेगा, रेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। और नंबर 11 कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको 1 मंथ का एडवांस देना पड़ेगा। अरे भैया अपने तो फिर भी ठीक है, यूपी में राजस्थान में, आप दिल्ली में जाओ भैया 4-4 महीने का एडवांस ले लेते हैं, वहाँ तो बहुत ही स्थिति खराब है। देन आता आपके पास चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 कहता है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। चैप्टर 12 सेक्शन 12 कहता है ओरिजिनल टेनेंसी अग्रीमेंट टू बी रिटेन्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। भूस्वामी किराएदार मूल किराएदारी कराकर प्रतिधारित किया जाना, कैसे कैसे उनको अपना एग्रीमेंट को कैसे उनको प्रेजेंट करना है। 13 कहता है आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी, रेंट एंड अदर चार्जेस पेबल एंड रिसिप्ट फॉर पेमेंट देयर ऑफ, जब आपको पेमेंट मिलेगा तो बदले में रिसिप्ट देनी पड़ेगी, वही तो प्रूफ होगी आपके पास अगर कभी डिस्प्यूट हुआ तो। 14 कहता है कि रेंट अथॉरिटी के पास जमा कराना, अगर दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है और लैंडलॉर्ड कहता है मैं नहीं लेता रेंट, तुम्हें जो करना है कर ले, तो फिर आपको रेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ रेंट सबमिट करना पड़ेगा आपको। 15 कहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, रिपेयर और मेंटेनेंस से जनरली जो नॉर्मल अमाउंट जो फिक्स किया जाता है तो वो लैंडलॉर्ड ही करता है, उससे एक्सेस होता है तो पहले नोटिस देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, भाई आप ये ठीक करवा दीजिए। फिर वो नहीं करवाता है उस नोटिस पीरियड के अंदर तो फिर आप करवा सकते हैं, और टेनेंट करवाने के बाद अपने जो रेंट में से उसका अमाउंट निकाल सकता है। 16 कहता है टेनेंट टू लुक आफ्टर प्रीमाइजेस, किराएदार द्वारा परिसर की देखभाल किया जाना, आप उसको खराब नहीं कर सकते, नहीं तो आप जिम्मेदार होंगे। 17 कहता है एंट्री इनटू प्रीमाइजेस, परिसर में एंटर कैसे हो सकता है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। 18 कहता है इन्फॉर्मेशन एज टू प्रॉपर्टी मैनेजर, संपत्ति प्रबंधक के संबंध में भी सूचना दी जाएगी। और 19 कहता है कि ड्यूटीज ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ हिज ड्यूटी, संपत्ति प्रबंधन की ड्यूटी और उनकी ड्यूटी अतिक्रमण के परिणाम क्या होगा, आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। और 20 कहता है विद होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विस, अत्यावश्यक आपूर्ति सेवा को रोकना नहीं रोका जाएगा। अगर आप यहाँ घर में रहते हो तो आपके आने जाने का वे नहीं रोक सकते, आपका पानी नहीं रोका जा सकता, आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रोकी जा सकती है, भले आपका रेंट ड्यू हो, आप जाके फिर एप्लीकेशन लगाओगे ताकि वो आपकी सुविधाएं आपको दी जा सके। देन चैप्टर नंबर 5 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स अगेंस्ट द एविक्शन। 21 कहता है आपको प्रोटेक्शन मिलेगा एविक्शन से। 22 कहता है एविक्शन ऑफ एंड रिकवरी पोजीशन प्रीमाइसेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की डेथ होगी तो उसकी जगह पे कौन आके सब कर सकता है। 23 कहता है एनहांसमेंट ऑफ अ रेंट इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय टेनेंट टू वैकेंट, किराएदार द्वारा रिक्त करने से इनकार कर दिया तो भैया केस करना पड़ेगा रिकवरी के पोजीशन के लिए। 24 रिफंड ऑफ एडवांस रेंट बाय द लैंडलॉर्ड, अगर आपने एडवांस रेंट ले रखा है खाली करा है तो वापस रिटर्न करना पड़ेगा। 25 कहता है पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग एविक्शन प्रोसीडिंग, बेदखली की कार्य किराए का संदाय तो करना ही पड़ेगा, भले एविक्शन की प्रोसीडिंग चले आप मालिक थोड़ी बन जाते हो, आपको या तो आप अथॉरिटी को दे दीजिए या उसको पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। 26 कहता है प्रीमाइसेस ऑफ बिल्ड एडिशनल स्ट्रक्चर, एडिशनल स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करने के लिए परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हैं, विदाउट परमिशन के तो आपका एविक्शन करा देंगे, आप लैंडलॉर्ड की परमिशन से कर सकते हैं, बिना परमिशन अगर आपने कोई भी बिल्डिंग की तो उसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। 27 कहता है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग वैकेंट लैंड, वहाँ घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी है, ऊपर का क्या बोलते हैं आपका स्पेस खाली पड़ा है तो वैकेंट को आप यूज कर सकते हो, नहीं वो लैंडलॉर्ड की परमिशन से किया जाएगा। 29 कहता है वैकेंट पोजीशन।
29 प्रोविजन रिगार्डिंग नोटिस ऑफ गिविंग अप पोजीशन बाय टेनेंट, किराएदार द्वारा कब्जा त्यागने की नोटिस के संबंध प्रोविजन से कितने दिन के पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा एटसेट्रा। तो चैप्टर 6 कहता है रेंट अथॉरिटी को लॉ, सेक्शन 30 कहता है रेंट अथॉरिटी, 31 कहता है नेगोशिएट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। पहली प्रायोरिटी ये है कि जब भी टेनेंट और लैंडलॉर्ड आते हैं अगर इसमें डिस्प्यूट को लेकर तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए। 32 कहता है रेंट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं, तो रेंट अथॉरिटी की अपील कहाँ होगी, रेंट ट्राइब्यूनल के पास होगी। 33 कहता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्राइब्यूनल, दोनों का प्रोसीजर फॉलो किया जाएंगे, सिविल कोर्ट की पार होती है इनके पास। 35 पार ऑफ रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्राइब्यूनल आ गए आपके पास, और 35 अपील ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल, रेंट अथॉरिटी की अपील जो है रेंट ट्राइब्यूनल के पास होगी। और 36 एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर है उसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। एग्जीक्यूशन जब कराते हैं, क्योंकि अभी इस पूरे में क्या होता है, इस पूरे के अंदर एप्लीकेशन लगती है, तो पूरे में जब बात करती हैं ऑर्डर की रिकवरी की, जब ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कराने की, तो वहाँ जरूरत हो तो लोकल प्रशासन की मदद ले सकते हैं, पुलिस की मदद ले सकते हैं। फिर चैप्टर 7 कहता है मिसलेनियस। 37 ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ रेंट अथॉरिटी एंड द रेंट ट्राइब्यूनल जो होंगे वो कौन कौन होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। 38 कहता है जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स। इन्होंने कहा चाहे रेंट अथॉरिटी बनी हुई, रेंट ट्राइब्यूनल बना हुआ है, तो सिविल कोर्ट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई तरह का स्टे नहीं ग्रांट करेगा, कोई तरह का इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। 39 कहता है कोर्ट फीस आपको देनी पड़ेगी, फ्री में कुछ नहीं होगा यहाँ पर। 40 कहता है ऑफिसर एंड स्टाफ टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, ये पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे आ गया, तो 37 में आ जाएगा इनका रेंट अथॉरिटी कौन कौन होगी, अधिकारी कर्मचारी के कौन कौन होंगे, क्योंकि 37 में मैंने बोला था पब्लिक सर्वेंट वो नीचे आ गए, तो यहाँ पे कौन कौन अथॉरिटी होगी, किस किस के कंट्रोल में किसकी बात करता है। और 40 कहता है पब्लिक सर्वेंट होगा जो कि BNS के अकॉर्डिंग होगा। 41 कहता है एप्लीकेशन के अंदर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, आपका लिमिटेशन में जो लिमिटेशन ड्यूरेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 42 ओवरराइड इफेक्ट की बात करता है, जहाँ रेंट कंट्रोल बना हुआ आपका ये एक्ट बना हुआ है हमारा, क्या बोलते हैं अर्बन एक्ट, अर्बन प्रीमाइसेस एक्ट, टेनेंसी एक्ट बना हुआ है। और अगर मान लो कोई और भी एक्ट बना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही होता है, तो ऐसे केसेस में अगर कोई दूसरे एक्ट और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो ये ओवरलाइप करेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी जनरल एक्ट और लोकल एक्ट में कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो याद रखना हमेशा लोकल एक्ट ओवरराइड करता है। जब कभी जनरल और स्पेशल एक्ट में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो स्पेशल एक्ट हमेशा ओवरराइड करता है, ध्यान रखना। देन आता है गुड फेथ में की गई। 43 कहता है गुड फेथ में की गई प्रोसीडिंग पे प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पे रेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे रेंट ट्राइब्यूनल है, या यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सरकार के, जो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं और वो यहाँ पे कोई भी तरह की प्रोसीडिंग करते हैं, तो उनको हमेशा गुड फेथ, अगर वो गुड फेथ में करते हैं तो प्रोटेक्शन मिलेगा। उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई तरह का सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई केस हुआ तो एग्जीक्यूशन करवाना पड़ा, डिक्री ऑर्डर आया तो एग्जीक्यूशन के लिए गए तो ऑफिस आपके घर में आ जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते साहब इन्होंने ट्रेस पास किया, नहीं, वो गुड फेथ में एग्जीक्यूशन के लिए आपके घर में आए तो उनके ऊपर कोई तरह की लाइबिलिटी नहीं होगी। 44 कहता है रूल्स बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को होगी। 45 कहता है एक्ट बन गया, कोई डिफिकल्टीज है तो आपको जो है लेजिस्लेचर के सामने रखना होगा। और 46 कहता है रिपील और सेविंग, इससे पहले जो कानून चल रहा था वो रिपील और सेविंग का वो किस हद तक होगा, और इसमें आपके 2 शेड्यूल दी गई है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ने बैठते डर ही नहीं उस एक्ट से, बढ़िया सा पहले उसका सुंदर सा चैप्टराइजेशन बनाए, सुंदर सा चैप्टराइजेशन बना के उसको लिखे, 5 टाइम उसको रिवाइज करें। उसके बाद आप उसके हर एक चैप्टर के सेक्शंस को देखें और उनको सिर्फ चैप्टर्स के सेक्शंस को लिखे और समझे कहता क्या जाता है। बड़े बच्चे भाई हम खुद से कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ ये तो हुई सेल्फ स्टडी की बातें देर। अब आता है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की बात। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यहाँ यूपी हायर जुडिशरी, यूपी लोअर जुडिशरी और यूपी एपीओ तीनों की क्लासेस अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग मोड में भी हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी आप जोधपुर आके भी पढ़ सकते हैं। तीनों तरह की क्लासेस यहाँ अवेलेबल हैं। टाइमिंग जो है वो अलग अलग रहता है, टाइमिंग के बारे में आप उससे बात कर सकते हैं। मेजर एक्ट और लोकल एक्ट की टाइमिंग अलग अलग रहती है, क्योंकि मेजर एक्ट कॉमन होते हैं तो उसमें सारे स्टेट के बच्चे बैठते हैं, लोकल एक्ट के अंदर फिर आप यूपी वाले बैठते हैं तो उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। इसके साथ ही साथ जो है हम लोग जूम पर लाइव पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन है, बीच में हम बात कर सकते हैं। अभी क्लास से बच्चे बैठे, अभी बात हुई थी आपने देखा था, तो 2 वे कम्युनिकेशन आप हमसे आराम से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मैं एक साथ ही पढ़ाती हूँ। अब आता है इन सब तीनों का एक कॉमन बात, मैं सिर्फ लॉ पढ़ाती हूँ, लॉ के सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मैं जीके जीएस नहीं पढ़ाती क्योंकि मेरे यहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, मेरे यहाँ सिर्फ मैं अकेले पढ़ाती हूँ। तो लॉ तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं पूरा खुद से कर लेती हूँ। अब जीके के लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए जीके जीएस के और फैकल्टी रखूँगी, थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाती है तो बड़ा हेडेक हो जाता है। बच्चों को सेटिस्फाइड ना करो तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए जीके जीएस रखते ही नहीं हूँ। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि बच्चा मेरे उससे कहीं और ना जाए, उसको परेशान करने के लिए मैं जीके जीएस नहीं रखती, क्योंकि फिर वो थोड़े दिन बाद फिर दिक्कत होएगी। इसलिए मैं कंप्लीटली लॉ पढ़ाती हूँ, लॉ की फीस लेती हूँ, जीके जीएस उसमें इंक्लूड
नहीं रहती हैं। तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, क्लासेस की फ़ीस डिटेल जानने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि हम यहाँ प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में पूरा ही कंप्लीट करवाती हूँ, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी एपीओ की फ़ीस, यूपी लोअर जुडिशरी, हाई जुडिशरी की फ़ीस स्ट्रक्चर जाने के लिए, क्लास को ज्वाइन करने के वे को जाने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।